हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये है हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे बात किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, उसके बाद में जो गांधी रिबन पैक्ट था वो क्या था और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। इन सारी बातों को हमने कर लिया था। इस क्लास में उससे आगे हम बात करेंगे और बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा था कि भारत का पहला संविधान, यानी कि संविधान बनाने की जो पहली प्रक्रिया भारत में देखने को मिलती है भारतीय नेताओं के द्वारा, वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखने को मिलती है। क्या है नेहरू रिपोर्ट, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के लिए। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा जो है और ज़्यादा रुझान होता है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने में। तो नेहरू रिपोर्ट को हम पूरा समझेंगे। जिस समय पूरा देश साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहा था, उसी समय भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने स्वराजवादियों को चुनौती देते हुए कहा था कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करे जिसमें ऐसी व्यवस्थाएं हों कि भारत की महान जनता आमतौर पर उससे सहमति व्यक्त करे। एक तरीके से अंग्रेज़ों को ये लगता था, ये गुमान था कि केवल वही संविधान बना सकते हैं, संवैधानिक प्रावधान भारतीयों के बस की बात नहीं है बनाना। तो एक तरीके से बर्केनहेड ने चैलेंज किया भारतीयों को कि आप संविधान नहीं बना सकते हैं। लेकिन भारत के नेता पढ़े लिखे थे, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई किया था, बुद्धिमान थे और हर तरीके से सब कुछ करने में सक्षम थे। चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मोतीलाल नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, तेज बहादुर सप्रू हों, इन सब में काबिलियत में कोई कमी नहीं थी और इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने तरह का संविधान बनाने का प्रयास किया। ठीक है ना। तो निश्चय ही इस व्यंग्यात्मक चुनौती के पीछे यह कारण काम कर रही थी कि भारतीयों की वर्गीय, दलीय और जातिगत स्वार्थ कभी एक सर्वमान्य संविधान के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये बटे हुए हैं, यानी कि जो भारत की विविधता है ना, वही उसकी समस्या है कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, ये एक साथ कभी आ ही नहीं पाएंगे, एक विचार को कभी मानेंगे ही नहीं। उनको ऐसा लगता था, बट वो ये नहीं समझते थे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो 1905 से ही काम करना स्टार्ट कर देता है, जब अविनाश टैगोर ने भारत माता के चित्र बनाए और हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके सब लोग एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे। वहीं से आइडिया ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। और कई इतिहासकारों ने तो भारत के आज़ादी के बाद भी ये ख्वाब देखे थे कि भारत बन नहीं पाएगा, भारत टूट जाएगा, लेकिन भारत लगातार मजबूत होता गया। अपनी विविधता में उसने एक एकता को खोज लिया और वो लगातार मजबूत होता चला गया। तो ये जो उनका विचार था वो गलत साबित हुआ। भारत सचिव ने भारत के नब्ज को ठीक से पकड़ा था। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि भारत की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसकी अनेक बैठकें हुई और इन बैठकों में निश्चित किया गया कि श्री मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाए जो 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर सके। यानी कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पे पार्टियां एग्री हुई थी। 29 राजनीतिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जो है कि कमेटी होनी चाहिए। कमेटी में जिसमें जो है सदस्य थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, श्री MS अडे, सरदार मंगरू सिंह, श्री शोएब कुरैशी, श्री GR प्रधान आदि शामिल थे। शीघ्र ही अपना पूरा काम कर अपना प्रतिवेदन अगस्त 1928 में पेश कर दिया। यही प्रारूप जो है नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब कि जो चुनौती अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय नेताओं को मिली, उसके प्रतिफल के रूप में ही भारतीय नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कमेटी बना करके एक संविधान का प्रारूप अंग्रेज़ों के सामने रखा और ये उनको बताया कि वी कैन डू इट, यानी कि हम भी कर सकते हैं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हैं जो आप कर सकते हैं, हम भी अपना संविधान बना सकते हैं, अपना देश चला सकते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट के सुझाव क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्री मेंस दोनों परीक्षाओं में। भारत के औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेशों के समान ही होना चाहिए। यानी कि पहली जो बात थी
वो औपनिवेशिक स्वराज की थी। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड आपको लगेगा, क्योंकि ये जो है ना 1928 की बात है। कल वाली क्लास में हमने बात किया था कि गांधी जी ने किस तरह जाकर के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बात की थी कि नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन 1928 तक जो स्टैंड था नेहरू रिपोर्ट का, वो क्या था कि भारत को आप औपनिवेशिक स्वराज दे दीजिए, यानी कि आप वहाँ से मैनेज करिए, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भारतीयों को करने दीजिए। इस बात को ही नेहरू रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और कहीं ना कहीं 1929 में जब सेशन हुआ कांग्रेस का, तो वहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को आगे लेकर के चला गया। उसके पहले यही बात हो रही थी। हालांकि जब नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने नहीं माना, उसके बाद ही पूर्ण स्वाधीनता की बात उठी। और 1929 में आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको किया गया। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श और संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए। तो जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि केंद्र सरकार जो है एक उत्तरदायी सरकार हो, और वो काम कैसे करे, जो चुने हुए मंत्री हैं, जो जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक जो है सलाह के रूप में वो काम करें। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा द्विसदनीय हो, यानी कि जैसे अभी आपको देखने को मिलता है कि संसद दो सदनीय है, राज्यसभा और लोकसभा। तो उस वक्त जो है यही मांग कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट में कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक हो। निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से तथा उच्च सदन का परोक्ष रीति से होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा का है, उसी प्रकार जो है बात कर रहे थे उस वक्त नेहरू रिपोर्ट में जो है मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जितने सदस्य थे। अगली जो बात थी नेहरू रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट, वो क्या थी, प्रांत में भी केंद्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई इसमें। अब थोड़ा विजन यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। आगे जो भारतीय संविधान आपका बनता है ना, उसमें नेहरू रिपोर्ट की भूमिका क्या है, अगर ऐसा सवाल पूछे तो आप बहुत ही आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो भी दो सदनात्मक है। निम्न सदन है, उच्च सदन है। निम्न सदन लोकप्रिय सदन कहा जाता है, उसकी जनता सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसके प्रतिनिधि सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे एमपी होते हैं, सांसद होते हैं। और जो उच्च सदन होता है, यानी कि जो राज्यसभा होती है, उसके जो सदस्य चुने वो भी जाते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, उनको जनता के प्रतिनिधि ही चुनते हैं, यानी कि विधायक और एमएलसी वगैरह उनको वोटिंग करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा प्रांतों में भी जो है उत्तरदायी शासन चलता है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ही नहीं है, हर स्टेट की अपनी एक सरकार होती है, और वो जो है एक उत्तरदायी सरकार होती है और उसकी अपनी एक अलग भूमिका होती है। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में आपको लक्षण दिखते हैं, कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि नेहरू रिपोर्ट में जो है पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं की गई थी। इस बात को हमेशा याद रखना, ये सवाल गलत आपका नहीं होना चाहिए। केंद्रों और प्रांतों के बीच शक्ति वितरण की एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई। ठीक है ना। अभी वर्तमान में भी यही मामला है कि सूचियां बनाई गई हैं कि राज्य किस पर कानून बनाएगा, केंद्र किस पर कानून बनाएगा। समवर्ती सूची है कि दोनों को किन किन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो पहले से सूचीबद्ध नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? हमेशा केंद्र सरकार का होगा। इसी का मतलब होता है कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। सिंध को बंबई से अलग करके उसको एक पृथक प्रांत बनाया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और सिंधु अभी वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन उस वक्त भारत का ही हिस्सा था। तो इसी जो है नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी कि सिंध को जो है बंबई से अलग करके उसे अलग प्रांत बनाया जाए। रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन्हें संविधान में स्थान देने की सिफारिश की गई। वर्तमान संविधान में भी आपको देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार, और नेहरू रिपोर्ट में भी आपको मौलिक अधिकार की बात की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशी राज्यों के अधिकार तथा विशेषाधिकारों की रक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ उन्हें यह चेतावनी भी दी जाए कि भारतीय संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो जाए। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देशी राज्यों के अधिकार तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए।
जो स्टेट्स थे, जैसे कांग्रेस तो बस एक कह सकते हैं संगठन के तौर पर केवल लड़ाई लड़ रही थी। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो बहुत मजबूत थे, अपने अपने क्षेत्रों में टैक्स वसूलते थे, राज करते थे। तो उनके बारे में बात कह रहे हैं कि जो देशी राज्यों के अधिकार तथा विशेषाधिकार है उनकी रक्षा की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ उन्हें यह चेतावनी भी दी जाए कि भारतीय संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब उनके राज्यों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो जाए। अब इसका मूल्यांकन क्या है उसको देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में ही लखनऊ और दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में भारतीय नेताओं का विरोध उभर कर के सामने आया। सम्मेलन में मोहम्मद अली ने रिपोर्ट की आलोचना की और जिन्ना ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। तो आगा खान ने देश के हर प्रांत को स्वाधीनता दिए जाने की मांग की। मुसलमानों के अड़ंगा लगाने पर हिंदू संप्रदायवादी भी अकड़ गए। सिखों ने पंजाब में विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की। जिन्ना ने बाद में अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। और इसके विपरीत राष्ट्रवादी मुसलमानों का दल, जिसमें डॉक्टर अंसारी थे, अली इमाम इत्यादि थे, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। स्वयं कांग्रेस में भी इस रिपोर्ट पर मतभेद जरूर थे। तो मुस्लिम लीग एकदम से डिफरेंट था। वो कह रहा था कि आपने अलग से हमें इलेक्टोरल नहीं दिया है तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिन्ना ने खुले तौर पर विरोध किया। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे, जैसे मोहम्मद अली डॉक्टर अहमद अंसारी, अभी जो मुख्तार अंसारी को आप जानते हैं ना, मुख्तार अंसारी, ये इनके दादाजी थे, अहमद अंसारी जी। तो यही डॉक्टर अहमद अंसारी, ये बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। तो ये लोग सहमत थे जो है नेहरू रिपोर्ट से, और उनका मानना था कि ये रिपोर्ट ठीक है, इसको लागू होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जो भारत का विभाजन करना चाहते थे, वो उसके सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस का वामपंथी युवा वर्ग, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और जो औपनिवेशिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं थे, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कांग्रेस का उद्देश्य बनाना चाहा था। उन लोगों ने नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की तथा युवा वर्ग में स्वतंत्रता के प्रति रुझान पैदा करने में सफल रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये नाराज़ थे और ख़ासकर ये बात कह रहे थे कि पूर्ण स्वाधीनता की बात हो, ये जो है उनके अंडर में स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस के भीतर भी प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा नेहरू रिपोर्ट पर। गांधी जी के प्रयासों से विद्रोह दब गया, परंतु यह तय हुआ कि अगर 1 वर्ष के अंदर सरकार ने डोमिनियन स्टेट प्रदान नहीं किया तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति बन जाएगा। कांग्रेस ने यह भी स्वीकार किया कि अगर सरकार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर देगी तो पुनः असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, और बिल्कुल यही हुआ। इसके बाद में सबने अवज्ञा आंदोलन हुई, जैसा कि हमने बात किया पिछले 2 क्लासेस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर संविधान निर्माण की दिशा में और भारत को एक नई दिशा देने में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।